हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं 12th क्लास का जो हमारा 4th चैप्टर है जिसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पर इस चैप्टर को शुरू करेंगे और एनसीईआरटी के टॉपिक वाइज जैसे एनसीईआरटी में दिया है वैसे हम लोग पढ़ के इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ये चैप्टर हमारा बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बेसिक्स थोड़ा सा बात करेंगे। चैप्टर का हमारा नाम है, ये है चैप्टर 4। क्लास कौन सा? तो क्लास 12th है हमारा। 4th चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो इसमें हम कैसे पढ़ेंगे? तो इसमें देखिए सबसे पहला जो हमारा हेडिंग है वो है ऑर्स्टेड ऑब्जर्वेशन, ऑर्स्टेड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे लॉरेंज फोर्स, फिर उसके बाद तीसरा पढ़ेंगे बायोट-सेवर्ट लॉ, ठीक है। चौथा जो नंबर है एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ। पांचवा जो हमारा केस है एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। इसके बाद छठा नंबर एप्लीकेशन है इन लोगों का, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। सातवें नंबर पर हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन में सोलेनॉइड, टोरॉइड, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे करंट इन पैरेलल या फोर्सेस बिटवीन पैरेलल, फोर्स ऑन पैरेलल करेंट्स, जो दो वायर्स हैं उनमें पैरेलल करंट हो तो क्या होगा। फिर 8 नंबर पे हम पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर। अब इनमें थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है, ये हमारे मोटे मोटे टॉपिक हैं पूरे इस चैप्टर के जिनमें हमको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। अभी इसमें इसके पढ़ने के बाद साइक्लोट्रॉन वगैरह भी आता है, उसको मैंने नहीं लिखा है, तो जब हम पढ़ाएंगे तो उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मेन हेडिंग है। ये सारे कैसे हेडिंग्स हैं? तो ये मेन हेडिंग्स हैं, ठीक है। मेन टॉपिक्स कह लीजिए या मेन हेडिंग्स कह लीजिए। तो ये हमारे चैप्टर है, ऐसे हम इन चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये आउटलाइन था हमारा चैप्टर का। तो बात जो शुरू होती है वो बात शुरू होती है ऑर्स्टेड ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। ऑर्स्टेड ने क्या ऑब्जर्व करा था इसको देखते हैं। तो शुरू में लोगों का ये मानना था कि जो करंट है हमारा, है ना, तो करंट अलग चीज़ है। अब करंट आती है इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह जो आपने पढ़ लिया है 2nd और 1st चैप्टर में। तो लोगों का मानना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, ये दोनों एक जैसी चीज़ें हैं। और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म ये दूसरी चीज़ें हैं, है ना। तो इसको समझाने के लिए फिर आगे धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट हुआ, फिर मैक्सवेल ने अपने इक्वेशंस दिए। मैक्सवेल सर ने जो अपना इक्वेशन दिया, ये क्रिकेट वाले मैक्सवेल नहीं है, ग्लेन मैक्सवेल, ये जेम्स क्लार्क मैक्सवेल हैं, जो फिजिक्स में इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बनाया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, 3-4 इक्वेशंस थे जो हम पढ़ेंगे 8th चैप्टर में, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो इतना लंबा नहीं जा रहे हैं, वापस लौट आ रहे हैं अपने चैप्टर पे, जहां पे हमको सबसे पहले देखना है कि ऑर्स्टेड ऑब्जर्वेशन क्या है, ठीक है। तो हेडिंग हमारी है पहली, ऑर्स्टेड ऑब्जर्वेशन। ऑर्स्टेड ऑब्जर्वेशन। ऑर्स्टेड ने क्या ऑब्जर्व किया? तो ऑर्स्टेड ने क्या किया कि उन्होंने एक वायर लिया और जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो मान लीजिए अगर हम उस हिसाब से देखें तो मान लेते हैं कि ये हमारा वायर है XY और यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है अपना प्यारा सा, यहाँ पे एक एमीटर और यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा दी, एक की लगा दिया और ये बैटरी को मेज़र करने के लिए एक वोल्टमीटर होना चाहिए, तो ये मान लेते हैं वोल्टमीटर। ये हालात थे। तो उन्होंने देखा कि अगर XY वायर की बात करी जाए तो इस XY वायर में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। करंट का नाम क्या है?
तो करंट का नाम है आई, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, ये अपना प्यारा सा रेसिस्टेंस आर। तो ये सर्किट थी। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया कि इसके आसपास जब वो मैग्नेटिक निडल को लेके आए तो मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हो गया। और हम सभी जानते हैं कि मैग्नेटिक निडल या मैग्नेटिक कंपास जो है हमारा, वो तभी डिफ्लेक्ट कर सकता है जब कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड हो। समझ आ रही है बात? तो जैसे आप मैग्नेटिक निडल या आपके फ़ोन में भी आजकल कंपास आता है, तो उसको जब आप अलाइन करते हैं ना, तो अलाइन करेंगे तो आपको नॉर्थ साउथ ये सारे डायरेक्शंस बताता है। तो बताता है क्योंकि अर्थ के पास भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, है ना, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अलग अपना है। हालांकि अर्थ मैग्नेटिज्म इस बार तो सीबीएसई ने काट दिया है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे जब हम 5th चैप्टर पढ़ेंगे तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसमें ये सारी चीज़ें हैं। खैर, तो उन्होंने क्या देखा, किन्होंने ऑर्स्टेड ने क्या देखा कि ये जो XY वायर है इसमें करंट अगर फ्लो कर रहा है तो इसके आसपास, इसका जो एरिया, इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होना निश्चित हो गया। अब लोगों को ये लगा, ऑर्स्टेड ने कोशिश किया कि कैसे इसको दिखाया जाए। सॉरी फॉर दैट। तो ऑर्स्टेड ने देखा कि एक ऐसे सर्कल है, उसी सर्कल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव कर रही हैं, ऐसे, है ना। तो इसको दिखाने के लिए अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि डायरेक्शन कैसे पकड़ा जा रहा है, और ये जो डायरेक्शन है ये किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा बेसिक्स पे बात करना पड़ेगा। और बेसिक्स पे अगर हम बात करें तो बेसिक्स क्या है हमारी, आइए उसको समझ लेते हैं। बेसिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिक्स में मान लीजिए कि यहाँ पर दो चीज़ों को हमको समझना है, एक डॉट, इसको कहते हैं डॉट, और एक है हमारा क्रॉस, इसको कहते हैं क्रॉस। इनकी हमको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है मैग्नेटिज्म चैप्टर में। तो ये डॉट और क्रॉस का माजरा क्या है, आइए समझते हैं। मान लीजिए कि आप जौनपुर सिटी स्टेशन पे हैं, शाम का टाइमिंग है, और श्रमजीवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस का आप इंतज़ार कर रहे हैं, जो वाराणसी या कहीं और राजगीर वगैरह से आती है, दिल्ली को जाती है। तो आप उसका वेट कर रहे हैं और वो ट्रेन लेट हो गई है। लेट हो जाने के बाद 7:30 बज गया है। 7:30 के आसपास पूरे स्टेशन पे चारों तरफ आपको अंधेरा दिखाई दे रहा है। तो उस समय जब ट्रेन आपकी तरफ आ रही होगी, जब ट्रेन आपकी तरफ अप्रोच कर रही होगी, तो उसके हेडलाइट आपको सबसे पहले दिखाई देती है, हेडलाइट। तो जब उसकी हेडलाइट आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब कि ट्रेन आपकी तरफ आ रही है। याद रहेगी ये बात? अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, जब ट्रेन आपको छोड़ के चली जाती है, कुछ ट्रेनें आपको छोड़ के चली जाती हैं, आप वेट कर रहे थे श्रमजीवी के लिए, पर कुछ ट्रेनें आती हैं, चली जाती हैं, तो उनके लास्ट जो बोगी है, उसका जो लास्ट बोगी क्रॉस करता है, तो उसके पीछे से क्रॉस बना रहता है, जी हाँ। तो वो क्रॉस हमको क्या बताता है कि ट्रेन हमको छोड़ के जा चुकी है। अब इस कहानी से हमारे फिजिक्स में क्या लेना देना है, सबसे बड़ी बात तो ये है, कहानी तो सर हमने समझ ली। तो अगर बात करी जाए फिजिक्स की, तो फिजिक्स में कोई चीज़ इससे वर्टिकली आउटवर्ड आ रहा है, कोई भी चीज़ इससे कमिंग आउट हो रहा है, इस प्लेन के, इस बोर्ड से वर्टिकली बाहर की तरफ आ रहा है, तो उसके लिए हम डॉट का यूज़ करते हैं, यानी ट्रेन आपकी तरफ आ रही है। और अगर कोई चीज़ अंदर की तरफ जा रहा है, गोइंग इनटू द प्लेन, समझ में आ रही है, प्लेन ऑफ शीट, अगर आप कॉपी पे लिखेंगे तो शीट हो जाएगा, पेपर पे लिख रहे हैं पेपर हो जाएगा, हम बोर्ड पे बता रहे हैं तो हमारे लिए बोर्ड है। क्लियर है ना? तो अगर कोई चीज़ इसमें अंदर की तरफ जा रही है तो क्रॉस आपको दिखाई देगा, यानी वो चीज़ इसमें परपेंडिकुलरली अंदर की तरफ जा रही है। ये समझने के लिए हमने इस छोटे सी कहानी का यूज़ किया था। खैर, इसका क्या मतलब हुआ, कमिंग आउट, ट्रेन क्या हो रही है, बाहर की तरफ आ रही है। और इसका क्या मतलब हुआ, गोइंग इनटू द, हम यहाँ बोर्ड लिख रहे हैं, अगर आप कॉपी पे लिखेंगे तो कॉपी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये डॉट और क्रॉस का हमारा मामला बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर कभी कभी आपको क्या मिलेगा, करंट, मान लीजिए करंट ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है तो उसको दिखाने के लिए हम डॉट यूज़ करेंगे, करंट ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है उसको दिखाने के लिए हम क्रॉस यूज़ करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, एक और चीज़ है जिसको कहते हैं RHTR, मैं तो अक्सर इसको RHTR ही कहता हूँ, पर अगर आपको इसका फुल फॉर्म जानना है तो वो है राइट हैंड थंब रूल। ये है हमारा राइट हैंड थंब रूल। तो अब ये कैसे काम करता है इसको भी समझ लेना है, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल और इन सब चीज़ों का आपको रेगुलरली ज़रूरत पड़ने वाला है ये पूरे चैप्टर में, समझ गए ना।
तो आइए समझते हैं राइट हैंड रूल कैसे काम करता है। तो देखिए, सबसे पहले बच्चे जो अक्सर गलती करते हैं वो ये करते हैं कि जहाँ पे उनको राइट हैंड थंब रूल बोला जा रहा है तो कुछ बच्चे मिस्टेक से लेफ्ट हैंड थंब रूल यूज़ करने लगते हैं और घुमाएंगे, कहेंगे सर मेरा तो आ ही नहीं रहा डायरेक्शन, है ना। तो ऐसा नहीं करना है ना। आपको क्या करना है, राइट हैंड थंब रूल को यूज़ करना है तो राइट हैंड पहले लीजिए और उसके बाद उसको यूज़ करिए। देखिए कैसे यूज़ करते हैं। राइट हैंड को आपको दो तरीके से यूज़ करना है। अगर करंट सीधी वायर में है यानी स्ट्रेट वायर में है और करंट सीधा जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन जिधर है उधर हम थंब को करेंगे और ये जेंटली घूमेंगी, ये नहीं कि ऐसे इनको तोड़ मोड़ के घुमा दीजिए। समझ में आ रही बात? जेंटली इनको घुमाना है तो जेंटली इसका मूवमेंट ऐसे ही होगा। अब कोई ऐसे इसको नहीं घुमा सकता है, समझ में आ रही है बात? तो जेंटल मूवमेंट इसका ऐसे ही होगा, है ना। तो जेंटली अगर हम इसको घुमाना है तो अगर स्ट्रेट वायर है तो थंब करंट के डायरेक्शन को दिखाएगा और ये उंगलियां घूम करके हमको डायरेक्शन देगी किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब अगर मान लीजिए कि हमारे पास सर्कुलर लूप है, सर्कुलर वायर है और उस सर्कुलर वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो उस समय ये जो फिंगर्स हैं ये घूमेंगी और थंब हमको डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड का। क्लियर है? और ये किसकी तरफ घूमेंगी, करंट जिस तरफ फ्लो कर रहा है उस तरफ। उसमें दो ही कंडीशन बनता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है ना। तो आइए अब इसी सिचुएशन को हम देखते हैं। मान लीजिए कि अगर इसी को हम यहाँ पे लिखें कि ये एक डॉट हो गया हमारा और ये करंट आई है। अब इससे आप क्या ही समझ सकते हैं, आप समझेंगे कि करंट बाहर की तरफ आ रहा है। जब करंट बाहर की तरफ आएगा तो हमको थंब बाहर की तरफ करना और ये घूम के बता रही है। तो किधर बता रही हैं, किधर बता रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज बता रही हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हमारी होगी वो कैसी हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगी। बी से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को डिनोट करते हैं। तो ऑर्स्टेड के ऑब्जर्वेशन में हमको क्या मिला कि इफ देयर इज अ करंट पासिंग थ्रू अ वायर देन नियर द सराउंडिंग ऑफ द वायर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट। और उन्होंने इसको ऐसे दिखाया। अगर क्रॉस लिया जाए तो क्रॉस के लिए भी आपको कैसा दिखाई देगा, देखिए अगर हम यहाँ पे क्रॉस ले लें, क्रॉस का मतलब अब करंट वह किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज। तो ये हो रहा हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी एक अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी है। आगे जैसे जैसे एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं वैसे वैसे ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका होता है पढ़ने का, पर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। खैर, तो आज के क्लास में यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे लॉरेंज फोर्स के बारे में। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही देखते रहें, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।